Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. This is Manoj Aneja. Today in this video, I am going to start chapter 9, class 9th. इस वीडियो में 9th क्लास का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ. इससे पहले मैं चैप्टर 8 मोशन की वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ. मोशन चैप्टर 8 कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस में बना चुका हूँ. इन टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की वीडियोस में बना चुका हूँ. एग्जांपल्स की वीडियोस में बना चुका हूँ. अगर आपको कहीं भी डाउट्स है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए. प्लेलिस्ट में 9th फिजिक्स लेक्चर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी. वहां पर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहां पर चैप्टर 8 के लेक्चर्स आप कवर कर सकते हैं. कोई भी चैनल वीडियो आप देख सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट में. 9th इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाइए. वहां आपको इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के वीडियोस बने हुए हैं. और 9th एग्जांपल्स की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको एग्जांपल्स के क्वेश्चंस के वीडियोस बने हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं. आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर 9. स्टूडेंट्स, मैं केवल फिजिक्स चैप्टर्स कवर करता हूं. साइंस में 9th क्लास में 5 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के. चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12. चैप्टर 8 की वीडियो में बना चुका हूं. आज मैं चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहा हूं. अब 9th क्लास में फिजिक्स इटसेल्फ इज वेरी वास्ट. तो 9th क्लास में जो फिजिक्स की भी ब्रांचेस होती हैं, जैसे साइंस की 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सिमिलरली फिजिक्स हैज आल्सो द नंबर ऑफ ब्रांचेस. और जो ब्रांच हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैकेनिक्स. क्या नाम है? मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी करते हैं. अब मैकेनिक्स की भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 ब्रांच, सब ब्रांचेस कह सकते हैं आप. काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. काइनेमेटिक्स है दोनों मैकेनिक्स की ब्रांच. हम मोशन की स्टडी करते हैं. काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंडर आपका चैप्टर 8 था. अब इससे पहले इनकी डेफिनेशन को मैं दोबारा बताऊं, मुझे देख मोशन का कोज क्या है. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कैन इट मूव बाय इटसेल्फ? क्या वो अपने आप चल सकता है कोई ऑब्जेक्ट का रेस्ट पर? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एयर रजिस्टर, कोई हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, कोई आंधी तूफान नहीं चल रही. किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है, रखा हुआ आंधी तूफान में पेड़ पौधों की ब्रांचेस तक टूट जाती हैं, मोशन में आ जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं. और सिंपल एक दिस इज ए फ्लोर और फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस. अभी फ्रिक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको. एक बॉक्स इसके ऊपर, क्या अपने आप चल सकता है? नहीं. हमें इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े. तो कोज ऑफ मोशन इज एक्सटर्नल फोर्स. कोज ऑफ मोशन इज एक्सटर्नल फोर्स. जब भी हमें इसको चलाना है, इसको स्पीड गेन, इसको स्पीड प्रोवाइड करानी है, हमें इस पे क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. देखिए फिजिक्स हम पढ़ते हैं आइडियल वर्ल्ड में. आइडियल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता. जैसे आइडियल पर्सन नेवर एग्जिस्ट. सब में कोई ना कोई कमी है. सिमिलरली आइडियल वर्ल्ड नेवर एग्जिस्ट, बट वी स्टडी फिजिक्स इन आइडियल वर्ल्ड. और हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है हमारे चारों तरफ, इसमें देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. And if I consider the complexities, it is very difficult to study the concepts of physics. इसीलिए हम सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. हम जब बहुत ही आइडियल वर्ल्ड में पढ़ते हैं. आइडियल वर्ल्ड में क्या होता है? कोई फ्रिक्शन नहीं होता. जितनी भी सरफेस है, फ्लोर है, जितनी भी सरफेस है, ऑल आर फ्रिक्शन लेस. बट इन रियल वर्ल्ड में तो आपको, हाँ, मार्बल के फ्लोर पे फ्रिक्शन कम होता है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा, बट जीरो फ्रिक्शन कहीं नहीं मिल सकता. आइडियल वर्ल्ड में जब हम पढ़ते हैं, मैंने एक चैप्टर में पढ़ा था, एयर फ्रिक्शन, जो एयर रेजिस्टेंस था उसको इग्नोर कर दिया था. मैंने मान लिया था वैक्यूम में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सारे के सारे. कहां कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स? वैक्यूम में. वैक्यूम क्या होता है? ए प्लेस वेयर देयर आर नो पार्टिकल्स, नो मॉलिक्यूल्स, नथिंग इज देयर. कुछ भी नहीं है वहां पर. वैक्यूम इज देयर. तो हम कहते हैं वैक्यूम. बट रियल वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है, एयर है. तो वी स्टार्ट फिजिक्स फ्रॉम आइडियल वर्ल्ड. तो अब आपको याद रखना है हम आइडियल वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं फिजिक्स. अब मैं इसी ऐसा तो इसलिए बताया क्योंकि अब जो मैं एक बात बताने जा रहा हूं ना, वो आपको थोड़ी अटपटी सी लग सकती है, थोड़ी सी
कहते हैं डिस्गस्टिंग, थोड़ी सी आपको थोड़ी सी अजीब लगने वाली थी अगर मैं वो बात बताता हूँ। देखना अभी आप जो बात बताने जा रहा हूँ। आइडियल वर्ड कहता है फ्रिक्शन लेस एफ्लो। सपोज ये ब्लॉक पीछे से चलता हुआ आ रहा था, सपोज पीछे से चलता हुआ आ रहा था, विद स्पीड v, पीछे से ही चलता हुआ आ रहा था, तो होगा क्या, ये कभी नहीं रुकेगा, ये इसी स्पीड से ही चलता रहेगा, ये इसी स्पीड से चलता रहेगा। बट अब ये आपको इसलिए पट्टी लग सकती है क्योंकि हमारे वर्ल्ड में क्या होता है, हमारे चारों तरफ क्या है, अगर कोई ब्लॉक पीछे चलता हुआ आ रहा है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड घटने लगती है। आप किसी बॉल को, फुटबॉल को आप जोर से किक करो, उसको आपने स्पीड दे दी, क्या थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड घटने नहीं लगती क्या, और एक मोमेंट के बाद वो रुक जाती है। बट मैं उसका अपोजिट, क्योंकि वहां पर जहां आपने फ्लोर पर किक किया है, बॉल और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है। बट ये जो मैं बात कर रहा हूं एक आइडियल वर्ल्ड की, जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता आ रहा था तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, उसी स्पीड चलता रहेगा। दूसरे शब्दों में इसकी स्पीड अपने आप कम नहीं हो सकती। समझ आई बात? इसकी स्पीड अपने आप घट नहीं सकती। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से चलता आ रहा था तो ये 10 से ही चलता रहेगा। इससे पहले मैंने क्या कहा था सबसे स्टार्टिंग में कि ये रेस्ट पर था, रेस्ट पर था तो क्या कह सकता हूं मैं स्पीड, क्या मैं कह सकता हूं अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर उसकी स्पीड 0 है। मैंने आपसे पूछा था आइडियल वर्ल्ड है, क्या ये अपने आप चल सकता है, और मैंने कहा आंसर विल बी नो, आंसर विल बी नो, अपने आप नहीं चल सकता। चलने का मतलब है कुछ स्पीड गेन कर ले, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप ना तो स्पीड गेन कर सकता है, 0 से कुछ वैल्यू 1 2 3 अचीव नहीं कर सकता, और अगर उसके पास कुछ स्पीड ऑलरेडी है ना वो अपने आप घट सकती है। तो स्पीड ना तो अपने आप बढ़ सकती है ना अपने आप घट सकती है। उसको बढ़ाने के लिए या उसको घटाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। और एक्सटर्नल, इसलिए मैं कहता हूं कोज ऑफ मोशन इज एक्सटर्नल फोर्स, कोज ऑफ मोशन इज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, आई होप क्लियर हो गया वहां? फिर भी नहीं हुआ है, कहीं भी प्रॉब्लम है, कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। अब हमने 8th चैप्टर में पढ़ा, 8th में मोशन की स्टडी की थी, ऑब्जेक्ट्स की मोशन की, बट कोज को कंसीडर नहीं किया था, कोज को साथ में कैलकुलेट नहीं किया था हमने। तो काइनेमेटिक्स में है किसकी ब्रांच, मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में पढ़नी क्या है, मोशन। तो काइनेमेटिक्स में तो मोशन ही पढ़ेंगे क्योंकि इसका पार्ट है। मोशन की स्टडी करेंगे, करी हमने, मैं करवा चुका हूं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग फोर्स। और डायनामिक्स में क्या होता है, विद कंसीडरिंग फोर्स, विद कंसीडरिंग फोर्स, फोर्स को कंसीडर किया, रॉन्ग फोर्स को कंसीडर नहीं किया। तो अब मैं डायनामिक्स ब्रांच करने वाला हूं। अभी हम जितनी भी मोशन स्टडी करेंगे तो फोर्स को कंसीडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे प्रॉब्लम में। ठीक है, ये तो भाई बहुत सिंपल सी बात समझ आ गया है। कोज है मोशन का एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाना है या ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करना है हमारे आइडियल वर्ल्ड में, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जो हमारे चारों तरफ वाला वर्ल्ड है उसमें एक्सटर्नल फोर्स अपने आप लग जाता है। एक्सटर्नल होता है बाहरी, बेसिकली एक्सटर्नल होता है बाहरी, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। किसी ब्लॉक पर अगर फ्रिक्शन लगा तो फ्रिक्शन बाहर से लगाया ना, किसी बाहर से एजेंसी लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं। और एक फुटबॉल है, इंटरनल फोर्स और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज आपके फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, आपके मम्मी पापा, आपका भाई और आपकी बहन, यू आर 4 मेंबर्स। तो कोई आपके घर के अंदर कोई बात हो जाती है वो इंटरनल मैटर है, और कोई बाहर डिस्प्यूट हो गया आपके तो वो एक्सटर्नल मैटर है। सेम यहाँ पर होता है, ये एक फुटबॉल है, ये भी इसकी भी अपनी एक फैमिली है, ये अपने आप में एक फैमिली है। फुटबॉल के अंदर क्या फील होती है, एयर। क्या फील होती है, एयर। एयर मॉलिक्यूल्स क्या लगाते हैं, लगा रहे होंगे इस पर, फुटबॉल पर फोर्स लगा रहे होंगे ना, तो वो फोर्स है इंटरनल फोर्स, क्योंकि वो अंदर की बात है। आपने इसको किक कर दिया। अब मैं आइडियल वर्ल्ड में अपने वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन इस पर एक्ट करेगा बाहर से,
तो फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं फ्रिक्शन को और डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं आप क्या एक डिस्कस करने वाला, फ्रिक्शन का कितना बड़ा रोल है, फ्रिक्शन का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया ना, कोज ऑफ मोशन इज एक्सटर्नल फोर्स, बट हमेशा हमारे वर्ल्ड में हमारे वर्ल्ड में क्या है, फ्रिक्शन इज देयर, एयर रेजिस्टेंस देयर, एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही मोशन स्टार्ट नहीं हो जाती हमारे वर्ल्ड में। क्योंकि कौन बैठा है, फ्रिक्शन बैठा है। ये एक बहुत हैवी ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक। फ्रिक्शन, एक बात हमें याद रखना, 9th क्लास के लेवल बता रहा हूं, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। 11th क्लास के लेवल में बताता हूं, फ्रिक्शन समटाइम्स सपोर्ट द मोशन ऑल्सो, क्योंकि वहां पे एक रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट आता है, वो वहां से कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि वो रिलेटिव मोशन कैसे अपोज करता है। आपके लेवल पे बस यही याद रखिए, 9th लेवल में फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन का काम तो अपोज करना है, विरोध करना है हमेशा। अब फोर्स इज ए वेक्टर, वेक्टर हैज डायरेक्शन। अब बताएंगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। याद रखना, ब्लॉक बहुत हैवी है, बहुत मैसिव है। ये इंसान है, ये इस पर फोर्स लगाता है, जैसे ही इस पर फोर्स लगाएगा ना, इसको पुश करेगा, ये नहीं चलता, क्योंकि वो ब्लॉक इज वेरी हैवी, ब्लॉक इज वेरी हैवी। आप इसको अलमीरा भी मान सकते हैं। आपके घर में एक अलमीरा है जो किताबों से भरी हुई है या कपड़ों से, क्लोथ से भरी हुई है। मुझे ये बताओ, जब इसने इस पर फोर्स नहीं लगाया, क्या इस ब्लॉक में कोई मोशन की टेंडेंसी थी? ये ब्लॉक कहीं चलने की इच्छा प्रकट कर रहा था इधर या इधर? नहीं ना, नहीं। इसमें कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है, टेंडेंसी होता है बेसिकली डिजायर टू हैव अ मोशन, मोशन की डिजायर नहीं थी, तो इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। फ्रिक्शन एक्टिंग इज जीरो, फ्रिक्शन एक्टिंग इज जीरो। जैसे ही इसने फोर्स लगाया, हाँ वो हैवी है, बट इसमें ये इंसान क्या कोशिश कर रहा है, इसे पीछे ऐसे धकेल कर इसमें मोशन को, इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ना। तो क्या इसके अंदर एक मोशन की टेंडेंसी जनरेट हुई? तो फ्रिक्शन, जैसे ही इसने फोर्स लगाया ना, तभी फ्रिक्शन रोल में आया, तभी फ्रिक्शन रोल में आया। और फ्रिक्शन क्या करता है मोशन का? अपोज। क्या करता है फ्रिक्शन मोशन का? अपोज। इसने इधर लगाया तो फ्रिक्शन किधर लगाएगा? अपोजिट। फ्रिक्शन किधर लगाएगा? तो फ्रिक्शन इतना लगाएगा। बट मैं बता रहा हूं, टेंडेंसी हुई मोशन की, मोशन, इसमें मोशन जनरेट होने की टेंडेंसी हुई, बट मोशन हुई नहीं, क्योंकि ब्लॉक इज वेरी मैसिव। ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज इसने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन। ऑब्वियसली जैसे ही इसने 1 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन ने भी 1 न्यूटन लगाया होगा, तभी तो इसमें नेट फोर्स 0 लगा, इसलिए ना ये आगे गया ना ये पीछे आया, ना ये आगे लगा ना ये पीछे आया। तो फ्रिक्शन ने कितना लगाया? 1 न्यूटन। फ्रिक्शन ने कितना लगाया? 1 न्यूटन। ठीक है। अब यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, अभी मैंने आपको बताया था, तो अब मैं फोर्स के टाइप्स पर आने वाला हूं। फोर्स की 2 टाइप होती हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक्सटर्नल फोर्स कॉजेज द मोशन, एक्सटर्नल फोर्स कॉजेज द। अब मैं आपको बताने वाला, ये सेंटेंस अधूरा है, ये सेंटेंस अधूरा है। अब मैं उसको मॉडिफाई करूंगा, करेक्ट करूंगा। क्यों? क्या इस पे इस आदमी ने 1 न्यूटन फोर्स नहीं लगाया, ब्लॉक पर लगाया, ब्लॉक पर आदमी ने लगाया, तो ब्लॉक के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स था, क्या इस मोशन आई? नहीं। और मैं क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले, एक्सटर्नल फोर्स कॉजेज द मोशन। हाँ वो ठीक है, पर पूरी तरह ठीक नहीं है, मैं अब इसको मॉडिफाई करूंगा तो थोड़ा सा। तो हमने ये देख लिया, जरूरी नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगते ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो बात कुछ हो, पर आइडियल वर्ल्ड में हम है नहीं। अब मैं उसको ठीक करूंगा। अभी तक जो मैं क्या सेंटेंस बोल रहा हूं,
इसको करेक्ट करूंगा इसको। अब मैं ये बताऊं एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ नहीं, चला ही नहीं, इससे मतलब बात सही पूरी नहीं है, अधूरी बात है। इसने कहा चलाऊंगा, धकेलना तो है ही इधर, इसने 2 न्यूटन कर दिया, इसने अपने फोर्स को 2 न्यूटन किया और जोर से लगा रहा है। फ्रिक्शन भी अभी भी नहीं चला, अभी भी नहीं चला, तो आपके दिमाग में यही आनी चाहिए बात कि नेट फोर्स अब भी 0 है, इस पे टोटल फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब फ्रिक्शन ने भी अपने आप को बढ़ा लिया होगा 2 न्यूटन, फ्रिक्शन ने भी अपने आप को बढ़ा लिया 2 न्यूटन। तो ये देखो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। सबसे स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इसने फोर्स नहीं लगाया था, मैंने आपसे पूछा था क्या इसमें मोशन की कोई इच्छा है, नहीं, तो फ्रिक्शन इज 0, फ्रिक्शन 0 था, इसने 1 लगाया फ्रिक्शन 1 हुआ, इसने 2 लगाया फ्रिक्शन 2 हुआ, तो फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को 0 से 1 से 2 बढ़ा रहे, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट कर रहा है। क्योंकि फ्रिक्शन का तो काम यह है कि मोशन चलने नहीं देना, देखता हूं कैसे चला के दिखाएगा। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, बट कब तक फ्रिक्शन कितनी करेगा लिमिट है। इसने क्या किया, सपोज 2 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगा सकता है। फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, मैं भी आपको बताऊंगा वो लिमिट कैसे डिसाइड होती है। इसने कर दिया 3, फ्रिक्शन ने भी कर दिया 3, अब भी नहीं चला। फ्रिक्शन की सपोज मैं बताऊंगा वो मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मैं भी आपको बताऊंगा 2 मिनट के बाद। सपोज फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 न्यूटन है, अब ये मैक्सिमम वैल्यू 3 का मतलब है फ्रिक्शन 3 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। अब इसने जैसे ही अपनी वैल्यू को 3.5 करा, तो 3.5 तो लगाया इसने इधर, और फ्रिक्शन कितनी लगा सकता है मैक्सिमम 3 से, अब नहीं इसके बस का फ्रिक्शन का 3, तो नेट फोर्स आधा न्यूटन इधर लगेगा या नहीं, 0.5, 3.5 माइनस 3, तो क्या हाफ न्यूटन फोर्स लगा या नहीं लगा इस तरफ। अब लोग चलने लग जाएगा, अब लोग चलने लग जाएगा, ठीक है। जब हाँ, तो यहां से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस आपको समझ दिमाग में आता होगा, बैलेंस कहते ही होता है किसी चीज को इक्वल कर लेना, दिमाग में आ रहा होगा बैलेंस कर लिया, किसी चीज को इक्वल, अगर आप किसी को वीइंग कर रहे हैं तराजू पर तो इक्वल कर लिया, बैलेंस हो गया। या किसी दो के कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी 2 आइडेंटिटीज का, क्वांटिटीज का, तो कंपैरिजन होके इक्वल आ गया। तो बैलेंस्ड फोर्स तब एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पर जब नेट फोर्स 0 हो जाए, जब नेट फोर्स क्या हो 0, तो जो फोर्सेस एक्टिंग है ना उस पर, वो जो फोर्स नेट फोर्स जो बनाएंगे वो 0 होगा, और फोर्सेस को बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस, सिंगल फोर्स कभी बैलेंस नहीं हो सकता। तो बैलेंस्ड फोर्सेस आर दोज विच व्हेन एक्ट ऑन ए बॉडी गिव 0 नेट फोर्स, गिव 0 नेट फोर्स। बैलेंस्ड कब हो रहा था, जब ये 2 लगा रहा था तो फ्रिक्शन ने कितना लगाया था 2, तो दोनों ने दूसरे को बैलेंस लगाया था, नहीं था, दोनों ने फोर्स इक्वल लगे थे, और नेट फोर्स क्या बना था 0। तो बैलेंस फोर्स का मतलब जब 2 फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें, और नेट फोर्स कितना बना है 0, इससे ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं आता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आया, अब मैंने आपको कहा था ना एक्सटर्नल फोर्स कॉजेज मोशन, एक्सटर्नल फोर्स ये मैंने कहा था ना अधूरा है सेंटेंस, मैंने कहा था दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट। क्योंकि मैं कह रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही मैंने 1 लगाया, फ्रिक्शन 1 लग गया, तो उन दोनों ने मिलकर बैलेंस कर लिया एक दूसरे, तो बैलेंस्ड फोर्स हुआ। एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया बट इट वाज बैलेंस्ड बाय अनदर फ्रिक्शनल फोर्स, इट वाज बैलेंस्ड। तो जब भी बैलेंस्ड हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स किसी दूसरे फोर्स से, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी, मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो मोशन प्रोड्यूस कब होगी, जब फोर्स होगा अनबैलेंस्ड, जब फोर्स होगा अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड मतलब जब कंपैरिजन ना हो, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, या इधर बड़ा हो इधर बड़ा। जब इसने 3.5 लगाया, इसने 3.5 लगा, और फ्रिक्शन से 3 लगा, फ्रिक्शन से 3 लगा, तब अनबैलेंस हुआ या नहीं हुआ, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गया, फ्रिक्शनल कम हो गया, तब नेट फोर्स लगाया नहीं लगा हाफ न्यूटन, तो तब मोशन प्रोड्यूस हुई। तो मुझे क्या लिखना चाहिए इससे आगे, जो मैं आपको कहा अधूरा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब एक्सटर्नल वर्ड हट जाएगा क्योंकि अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल नहीं किसी को अनबैलेंस किया, causes motion, unbalanced force causes motion, unbalanced force causes motion, unbalanced force causes motion। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों की हमें बात आती है, कुछ बच्चे पूछते हैं
कि भाई ये 3 न्यूटन का फ्रिक्शन और इधर से 2.5 लगाया तो फ्रिक्शन टर्न बैलेंस कर सकता था। किसी बच्चे के बचपन में मेरे मम्मी ये बताती थी, नहीं ऐसा गलत है, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है अपोज करना, फ्रिक्शन मोशन प्रोड्यूस नहीं करना चाहता। जब मैंने 2.5 लगाया ना, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं लगाएगा। एक एग्जांपल लिया मैंने 3, अभी बताऊंगा वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। तो जब मैंने 2.5 लगाया ना, तो फ्रिक्शन भी 2.5 लगाएगा, तो फ्रिक्शन तो चाहता है भाई रोक के रखना, बस अपोज करना, मोशन ना प्रोड्यूस। ठीक है, अब आते हैं उस मैक्सिमम वैल्यू पर, जो मैंने उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए 3 न्यूटन माननी थी इस वाले पर। अब मुझे ये चीज सोचकर बताओ, अगर इसी बॉक्स में मैंने क्या कहा था, ये बॉक्स किससे भरा पड़ा है, ग्लो को मैंने फिर कहा था कि अलमीरा मान लीजिए किताबों से भरा पड़ा है। अगर आप उसमें उतनी जितनी सपोज 10 बुक्स हैं पहले से, आप 10 बुक्स और रख दो, 10 बुक्स और रख दो, तो क्या इस बॉक्स का मास नहीं बढ़ जाएगा? क्या ये बहुत और भारी नहीं हो जाएगा? और भारी हो जाएगा। तो क्या इसको चलाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स और ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा? क्यों ज्यादा लगाना पड़ेगा? क्योंकि जो वो मैक्सिमम वैल्यू थी ना फ्रिक्शन की, अब वो बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन किस हद तक अपोज करेगा, वो डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ये एक छोटा सा स्टोन है, ये एक बहुत बड़ा स्टोन है, ये 10 किलो का है, ये 1 किलो का है। फ्रिक्शन है, किसको चलाना आसान होगा? ऑब्वियसली 1 किलो को, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है किस हद तक वो कम होगी, 10 किलो वाले में बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने चैप्टर 9 के फर्स्ट 2 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। चाहो तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा रीडिंग भी निकाल सकते हो, बट मेरा लेक्चर सुन लिया है तो उसके बाद रीडिंग निकालोगे तो देखना फिर मजा आएगा कुछ रीडिंग करने में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करते रहें, एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए। आपको तो बस एक लाइक ही करना होता है, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हेजिटेट मत होइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी एंजॉय कर सकें अच्छे लेक्चर्स को। और चैनल फर्स्ट टाइम आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच।